नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे विपक्ष के जो इंडिया ब्लॉक के 16 दलों ने एक मीटिंग की है आज सुबह, और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्ष की मांग है, इंडिया ब्लॉक की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार तमाम जो तथ्य है वो संसद का सत्र बुलाए, उसमें हमें जानकारी दे कि क्या क्या वो आतंक से निपटने के लिए रणनीति पर क्या क्या काम किया जा रहा है। विपक्ष को भी मौका मिले कि वो सेना के शौर्य पर उनका स्तुति गान कर सके। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं। उनका कहना है कि जब सरकार विदेशों में दल जॉइंट कमेटीज भेज रही है, वो सर अपनी बात रख रहे हैं, तो वो बात सरकार संसद का सत्र बुला करके, क्योंकि संसद जनता के प्रति जवाबदेह है, वहां वो बात क्यों नहीं रख रही है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या सरकार को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद संसद का सत्र बुलाना चाहिए? पैनल का पहले परिचय करा दें। बाबा हमारे साथ हैं, शादाब जी, सुमित सर हमारे साथ हैं, मयंक सर और संजय सर भी इस चर्चा में मौजूद हैं। शादाब जी, पहले सवाल आपको, क्या इंडिया ब्लॉक की इस मांग से आप सहमत हैं कि सरकार को संसद का विशेष सत्र इस मुद्दे पर बुलाना चाहिए, या इसकी ज़रूरत अभी नहीं लगती? देखिए, इसके लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और एक परंपराएं भी देखनी होंगी कि क्या पहले सत्र हुआ है। तो देखिए, पहले सत्र हुआ है 1962 में सत्र हुआ था, जब भारत और चाइना का वॉर हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्पेशली मांग की थी सरकार से, और जवाहरलाल नेहरू ने वो सत्र बुलाया था। और बाकायदा बहुत हीटेड उसमें आर्गूमेंट हुए थे। मैंने इसको पढ़ा कि भाई उस वक्त उन्होंने सारी डिटेल जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी संसद के अंदर कि भाई कि क्या हुआ चाइना से वॉर में, हमारा क्या मतलब क्या फ़ायदा हुआ, रणनीतिक तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। तो देखिए, ये परंपरा रही है। देखिए, मुझे याद है कि मोदी सरकार में भी 2 सत्र हुए हैं। संसद का सत्र बुलाया गया था, विशेष सत्र। एक तो जीएसटी पे हुआ था, आधी रात को वो सत्र हुआ था। उस समय मैंने उसको कवर भी किया था, उसमें जीएसटी को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई थी। एक सत्र जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हुआ था, और उसमें संविधान दिवस पे हुआ था, जो साल भर चलने वाला कार्यक्रम था। तो इस सरकार ने भी 2 सत्र बुलाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये जो सत्र बुलाने की मांग है, ये कोई ऐसी मांग है जो कि पहले नहीं हुई है, या कोई बहुत अलग तरह की बात विपक्ष उठा रहा है। देखिए, दूसरी बात ये है कि अपोजिशन को देखिए सवाल पूछने का पूरा अधिकार है कि अपोजिशन सवाल पूछ सकता है सरकार से। ठीक है कि सरकार बाहर उसका जवाब नहीं दे सकती। अब जैसे सीडीएस तो इंटरव्यू दे ही रहे हैं, उन्होंने सिंगापुर के एक मीडिया को इंटरव्यू दिया, या जो फॉरेन डेलीगेशन जो बाहर गया है वो बात कर ही रहा है, तो वो जानकारी दे ही रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो डिटेल्स है इस पूरे जो भारत इंडिया ने जो स्ट्राइक की, क्या वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए? क्या उसमें जो अलग अलग बातें कही जा रही हैं कि कितने फाइटर जेट इंडिया के गिरे, कितना लॉस इंडिया का हुआ। अब देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, क्योंकि देखिए, हो सकता है कि पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाए। शायद सरकार ये सोच रही होगी कि हमारी ये बड़ी संवेदनशील जानकारी देने से, क्योंकि आप संसद में झूठ नहीं बोल सकते हैं। अभी तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, बाहर राजनेता जो अपने अपने बयान देते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई झूठ बोल रहा होगा, लेकिन आपको सत्र में बहुत एक्यूरेट बताना होगा कि क्या लॉस हुआ, क्या हमारा उसमें नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ। तो शायद मुझे लगता है कि सरकार इससे बचना चाह रही है। देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था कि जैसे इंडिया का जो डेलीगेशन गया, पाकिस्तान का भी डेलीगेशन, उन्होंने भी अपना एक इंडिया की नकल की है, और उनके भी जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लोग हैं वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, और उसको जाकर वो ब्रीफ कर रहे हैं अलग अलग देशों में, जैसे भारत का डेलीगेशन गया है। तो देखिए, ये बड़ा संवेदनशील मसला है। पूरा अपोजिशन इसमें देखिए एकजुट है। अगर आप सिर्फ आम आदमी पार्टी को देखें, वो आज की मीटिंग में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो अलग से पीएम को लेटर लिखेंगे, लेकिन सारा अपोजिशन ये डिमांड कर रहा है। और ख़ासतौर पर मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान जिस तरीके से आया, जो 11 बार उन्होंने कहा कि उन्होंने सीज़ फायर कराया, उससे भी देश में 13 बार कराया किया, तो उससे भी एक देश में भ्रम की स्थिति है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो वॉर हुई है उसमें क्या फैक्ट है, क्या अमेरिका क्या रोल रहा है, क्या अमेरिका के कहने पर हुआ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो सरकार को उसका खंडन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब बड़े संवेदनशील इशू हैं, और इस पे बहुत गहनता के साथ जो है इस पे सरकार विचार कर रही होगी। लेकिन सेशन की बात पे मुझे लगता है कि इसकी परंपरा रही है, और अपोजिशन की मांग कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो कि जायज़ ना हो। ठीक है बाबा जी। आप तो मीटिंग की कवरेज के लिए भी गए थे, आपकी बात भी हुई, मैंने देखा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। मुख्य मांगें क्या है विपक्ष की, और क्या आपको लगता है सरकार विपक्ष के दबाव में आएगी? देखिए, ये तो अब कहना मुश्किल है कि सरकार विपक्ष के दबाव में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उनकी मुख्य मांगें ये है कि यदि आप दुनिया भर में डेलीगेशन भेज रहे हो, वो भी ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हो, तो आप संसद में भी चर्चा कर ही सकते हो। वो उन्होंने बार बार कहा कि हम सरकार के साथ हैं,
पहलगाम, और उसके बाद जो भी वहाँ हम साथ हैं, हम जो है सेना ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, हम उनका हौसला अफजाई के लिए है। लेकिन उनका ये कहना है कि अमेरिका ने जो घोषणा की ना, उस सवाल पे विपक्ष जो है वो थोड़ा सा सरकार को घेरना चाहता है। बार बार जो है विपक्ष वो कहता है। साथ में विपक्ष ये भी कहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर आइसोलेट करने में सक्षम रहे हैं, और इसमें हम विपक्ष ने भी जो है उसी तरह का साथ दिया है। एक और चीज़ वो कहता है कि आतंकवाद पर देश की एक साझा रणनीति होनी चाहिए। इसके लिए भी आप एक सत्र आपको बुलाना चाहिए कि मतलब कि ऐसा लगे कि हाउस डिबेट कुछ भी करे, लेकिन एक उस लास्ट में एक रेजोल्यूशन पास होगा, तो वो रेजोल्यूशन जो है वो इंडियन पार्लियामेंट की तरफ से ज़रूर पास होना चाहिए, पाकिस्तान को कंडेम करते हुए, पाकिस्तान की निंदा करते हुए, और एक साझा जो यदि रेजोल्यूशन होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। एक बात से और विपक्ष बार बार कहता है कि पिछली बार भी आपने मीटिंग की, प्रधानमंत्री नहीं आए, अब वो विपक्ष को कुछ नहीं समझते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री को तो आना चाहिए, तो यदि उस मीटिंग में नहीं आए तो कम से कम संसद में आए, तो संसद में आए तो अपनी बात कहें। इसलिए जो चिट्ठी लिखी गई है, 16 पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें कि 200 से करीब सांसदों के हस्ताक्षर हैं। 2 पार्टियां छूट गई हैं अभी, एक एनसीपी और एक आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि आज शाम तक आम आदमी पार्टी के नेता भी साइन कर देंगे। एनसीपी के बारे में कहा कि चूँकि सुप्रिया सूले हैं लोकसभा में एनसीपी की नेता, तो वो चूँकि डेलीगेशन के हेड बन के गई हुई हैं, तो वो आएंगी, फिर साइन होगा। लेकिन जो उनका डेलीगेशन आने वाला है वो 1-2 दिन बाद आएगा, और उसके बाद वो सीधे मुंबई जा रही हैं। एनसीपी की लाइन थोड़ी इस पे अलग है, आप सबको मालूम है। शरद पवार साहब का इसका समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि पार्लियामेंट में बात होगी तो बहुत सारी बातें और भी कुछ आ सकती हैं, खासकर जो है सीडीएस इंटरव्यू के बाद। सीडीएस केवल एक ही इंटरव्यू नहीं दिया, वो अलग अलग सेमिनार में भी जा रहे हैं, वो पब्लिक फोरम पे जा रहे हैं। तो वही विपक्ष कहता है कि जब आपके सर्वोच्च जो कमांडर है वो पब्लिक फोरम पे जा रहे हैं, तो फिर आप इसको डिस्कस करने से क्यों डर रहे हैं। तो देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय करती है। अगला सत्र आपको बता दूं वो जुलाई महीने में होना है। सुमित सर, विपक्ष की मांग तो बाबा ने एक्सप्लेन कर ही दिया उसको। लगता है सरकार उस दबाव में आएगी, विपक्ष के जो सरकार दबाव में आनी होती तो आ चुकी होती। मुझे नहीं लगता कि विशेष सत्र होगा। बड़ा क्लियर है अभी तक के सरकार के रुख से, और लेकिन मेरे 2-3 और व्यू पॉइंट्स हैं जिसको मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये कि क्यों विपक्ष ये जानना चाहता है कि कितने प्लेन गिरे, कितने टैंक खराब हुए, कितने उसको नुकसान पहुँचा, इससे क्या मिल जाएगा आपको। जैसे सीडीएस जनरल चौहान ने कहा सिंगापुर की जिस इंटरव्यू के साथ आप जिक्र कर रहे थे कि लड़ाई में युद्ध में नुकसान होता है, नुकसान हुआ होगा। उस नुकसान से हमने क्या सीखा, हमको जो नुकसान हुआ क्या कमी रह गई थी, उससे हमने क्या सीखा, और अगली बार तो नुकसान नहीं होगा, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। हमको उस पर बात करनी चाहिए। तो एक रिव्यू के लिए कमेटी ज़रूर बननी चाहिए। जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी लेट सुब्रमण्यम साहब की अगुवाई में, एक बननी चाहिए कि क्योंकि ना बिल्कुल नई तरह का वॉर है ये। पहले युद्ध का मतलब होता था इंसानों के बीच की लड़ाई। आप देखते थे, चाहे आप रामायण से लेकर आज तक देख ले, 2 इंसान आपस में लड़ रहे हैं, चाहे घोड़े पर बैठे हैं, चाहे हाथी पर बैठे हैं, चाहे मल्ल युद्ध हो रहा है, पर 2 इंसान लड़ रहे हैं। अब लड़ाई हो गई टेक्नोलॉजी से बड़ी हुई। इस बार तो आर्टिलरी और इन्फेंट्री मूव ही नहीं की, आर्टिलरी तभी की, इन्फेंट्री तो मूव ही नहीं की। पूरी की पूरी लड़ाई ड्रोन से चली गई, हवाई जहाज पे चली गई, फाइटर प्लेन से हुई। ऑपरेशन सिंदूर में देखा। तो अब लड़ाइयों के तरीके बदल गए, नुकसान के तरीके भी बदल गए। तो इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज ही सीडीएस चौहान, जनरल चौहान एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोल रहे थे दोपहर में, मैंने वो लाइव फीड सुनी पूरी उनकी। उन्होंने, ये उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा कि लड़ाई करने के तरीके बदल गए हैं। बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में सुधार किया, ये उनके शब्द हैं। बालाकोट के बाद पाकिस्तान तैयार था कि अब जब भी हिंदुस्तान करेगा तो इतना तो कर ही सकता है। तो दुश्मन को हमारी रणनीति समझ में आ गई है कि हम ये कर सकते हैं, इसीलिए हमको इस बार कुछ बड़ा करना था और अलग करना था, और वो भारत ने किया।
9 कैंप पर हमला किया, 9 कैंप ख़त्म किए और ख़त्म करने के 5 मिनट के बाद फ़ोन किया डीजीएमओ ने कि ये काम हमने किया, हमारी सेना ने किया, आपके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है और कोशिश की गई है कि कम से कम सिविलियन नुकसान हो, और जो जानकारी हमारे पास है कोई सिविलियन नुकसान नहीं हुआ है। इतने प्रिसीजन के साथ काम किया है। ये जनरल चौहान ने अपने आज के उस उद्बोधन में कहा। तो मेरा ये कहना है कि जो देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। जो डेलीगेशन बाहर गया अलग अलग सांसदों का, वो भारत का डेलीगेशन था, वो बीजेपी का डेलीगेशन नहीं था। वो भारत की भाषा में बात कर रहा था कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और आतंकी मुल्क के साथ कैसे निपटना है भारत को आता है। आप हमारा साथ दो तो बहुत अच्छा है, नहीं साथ दोगे तो हमको अपनी रक्षा करना आता है। इसी अंदाज में भारत ने पूरी अपनी कहानी पेश की और उसमें चाहे सलमान खुर्शीद हों, चाहे शशि थरूर हों, चाहे ओवैसी हों, चाहे जो भी सांसद क्यों ना हो, वो सब एक सुर में बात कर रहे थे क्योंकि वो भारत के सांसद थे। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ पूर्णेंदु, अगर कभी भी संसद में इस मामले पे चर्चा हुई तो यही सांसद, इन्हीं पार्टी के सांसद सरकार की खामियां गिनाएंगे। ये नहीं कहेंगे ये, तब आप ये मत करिएगा कि डेलीगेशन में तो आपने ये बोला था, दिल्ली में आप ये बोल रहे हैं, तब यहाँ पे वो अपनी पार्टी के सांसद होंगे, इसको मत भूलिए। यही आनंद शर्मा, यही कांग्रेस के नेता, जो आनंद शर्मा के सांसद नहीं है, लेकिन संसद में जब ये बात करेंगे तो इस बात की खामियां गिनाई जाएंगी कि क्या क्या कमियां रह गई थी, क्योंकि तब आप अपनी राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और ये इसमें बहुत ही मेच्योर डेमोक्रेसी की निशानी है कि जब आप विदेश में जा रहे हैं तो आप एक सुर में बात कर रहे हैं, और जब आप भारत में बात कर रहे हैं तो आप राजनीतिक जब बहस हो रही है तो उसमें आप उस तरीके से बात कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा असदुद्दीन ओवैसी, जो कि इस वॉर के सबसे बड़े पुरोधा के तौर पर निकले, जो सरकार के समर्थक थे, मेरा ऐसा मानना है कि जब असदुद्दीन ओवैसी इस पर यह पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वो आतंकी कहाँ हैं 22 अप्रैल वाले जिन्होंने पहलगाम किया था, तो वो छोड़ेंगे थोड़ी। वहाँ पर ऐसी नौबत नहीं थी, वहाँ पर हमको पाकिस्तान को एक्सपोज करना था विदेशी मुल्कों में, जो किया गया, पहली बात। दूसरी बात, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर संसद के किसी भी सत्र में, विशेष हो या नॉन विशेष हो, इस पर बहस होगी तो कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं कहेगी हमको आंकड़ा ला के दो, इतने टैंक ख़त्म हुए, इतने प्लेन ख़त्म हुए। अगर सरकार ये भरोसे में ले ले कि हम आपसे बंद कमरे में बातचीत करके डिटेल देने को तैयार हैं, पर हम पब्लिक डोमेन में बात नहीं करेंगे, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे सुप्रिया सूले हों, चाहे कोई भी हो, वो ये नहीं कहेगा कि हमको पब्लिक में चाहिए। भाई, इस देश की सेना को सर्वोपरि रखा गया है। आज भी जिस एक सेगमेंट की इज्जत पूरा मुल्क करता है वो, और इस वक्त तो कुछ ज़्यादा, जब ये सेंटीमेंट बहुत हाई है, तो कोई ये नहीं जानना चाहेगा कि क्या हुआ। सीडीएस चौहान जो बातें कह रहे हैं वो अपनी फौज के नेता होने के नाते बात कर रहे हैं, फौज के लीडर होने की बात कर रहे हैं कि फौज में नुकसान होता है। अगर एक फौजी नहीं कहेगा फौज में नुकसान हो रहा है तो कौन कहेगा? पॉलिटिशियन का काम चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़वाना है और इस तरह की लड़ाइयों को अगुवाई करना है कि कब लड़ाई होनी है, कब लड़ाई नहीं होनी है। और हमको दोनों चीज़ों को मिक्स करके नहीं देखना चाहिए, मिक्स करने में सारी गड़बड़ी हो रही है। बैंक सर, मतलब क्या सर ने कहा, एक तो है कि भाई विपक्ष ये डिमांड करे कि क्या क्या लॉसेस हुए हैं, लेकिन जो बाबा ने जैसा एक्सप्लेन किया वो मुझे लगता है सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, उसमें बहुत सारी और सी चीज़ें भी जुड़ रही हैं। जो ट्रम्प के बार बार आ रहे बयान है, या जो एक साझा रणनीति की बात हो रही है, विपक्ष कह रहा है भाई हम संसद में हम भी सेना के सम्मान में कुछ कहना चाहते हैं, और वो उस पर एक डिस्कशन की बात हो रही है, एक रेजोल्यूशन की बात हो रही है। तो क्या इस पर चर्चा करना कोई बहुत आपत्तिजनक होगा या उस पर सत्र बुलाना? सॉरी, मैं बीच में मैं रह गया ये ट्रम्प वाला मामला। इतने बात मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रम्प वाले मामले में अगर उन्होंने इंटरवीन किया है, अगर वो ट्वीट पहले कर रहे हैं और उसके बाद सीज फायर या संघर्ष विराम हो रहा है, तो वो देश को पता होना चाहिए। इस पर मेरी राय बहुत साफ है, चाहे वो संसद के विशेष सत्र में हो, चाहे कहीं भी हो। सरकार को एक क्लैरिटी करनी बहुत ज़रूरी है कि ट्रम्प लगातार हर मंच पर ये बात क्यों कह रहे हैं। सादा भाई ने 62 से शुरू किया तो हम भी वहीं से करते हैं शुरू। उस समय इंडिया का लिटरेसी रेट हम बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि उस समय का जो पार्लियामेंट सेशन था और अब का पार्लियामेंट सेशन एकदम से डिफरेंट होगा। उस समय देखिए लिटरेसी रेट इंडिया में 80 लिटरेसी रेट 80% से ज़्यादा था, निरक्षर थे 80% से ज़्यादा लोग। हाँ, हाँ। अब वहाँ लाइव टेलीविज़न का ज़माना नहीं था 62, सोशल मीडिया दूर दूर तक नहीं था, तो आप कुछ भी डिस्कस कर लीजिए, मैक्सिमम 10% लोगों को दूसरे तीसरे दिन पता चलता है। जैसे हम 90s की बात बोलते हैं, बिहार में हम जहाँ रहते थे वहाँ दिल्ली वाली अखबार तीसरे दिन जाती थी
तीसरे दिन मिलती थी। हम लोग को आज की खबर परसों, तीसरे दिन, 2 दिन के लिए। अब 62 में क्या रहा होगा पता नहीं। हमको लगता है कुछ पहुंचता भी था कि नहीं पहुंचता था इन्फॉर्मेशन। हम लोग का एक ही संपर्क सूत्र था, सेल भी नहीं था ना तब। एक बुकलेट आता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बुकलेट आता था साल में 2-3 बार, पंचायती राज पे हमने इतना तोप कर दिया तो ये कर दिया, उसी से कुछ आंकड़ा मिलता था। इसीलिए एकदम से अलग ज़माना था। और उस समय, अब इस कंटेक्स्ट में आप देखें कि आप, और इन्होंने कहा क्या कि फॉरेन में एकदम एकता दिखाते हैं, यहाँ यूनिटी नहीं दिखाते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब फॉरेन में जो कर रहे हैं वो भी हम लाइव देख रहे हैं यहाँ, और हम जो कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के अलावा दुनिया का 190-200 देश लाइव देख रहा है हमको। तो वो लाइन भी ब्लर हो गया है। तो ऐसे में अपोजिशन को क्यों चाहिए इस पर डिस्कशन? आप ऑल पार्टी मीटिंग में बात कर लीजिए, बंद कमरे में सारा डिटेल ले लीजिए, इस ओथ के साथ कि हम इसको रिवील नहीं करेंगे। संसद को से पाकिस्तान को संदेश दिया जाए, एक संदेश दिया जाए कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग करें। ऑल पार्टी मीटिंग में भी अगर एक सुर में हम बोले, संसद रिप्रेजेंट करता है ना सर। संसद में कितना पार्टियां हैं, पार्टियों के प्रतिनिधि मिलके ही संसद बनता है ना, उसके अलावा भी संसद। कहाँ जाएंगे फिर? निर्दलीय को भी बुलाइए, क्यों? वो संसद का हिस्सा नहीं है, वो निर्दलीय बुलाइए ना, एक सिंगल में पार्लियामेंट का सबसे बड़ा यही है कि आप कंट्रोल डिस्कशन, वहाँ कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। अब जैसे अब इसी को अगर हम लोग समझ जाएंगे, जैसे ट्रम्प बार बार क्यों बोल रहे हैं, 11 बार या 13 बार क्यों बोल रहे हैं? ट्रम्प को मतलब नहीं है कि भारत के लोग क्या सोचते हैं। ट्रम्प को मतलब है कि 35 करोड़ अमेरिकन क्या सोचते हैं उनके बारे में। वही उनको चुन के लाए हैं और उन्हीं के लिए वो अकाउंटेबल हैं। वहाँ अगर पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी तो ट्रम्प को खतरा होगा। उसी तरह हमारे पॉलिटिशियंस भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करते हैं। तो ट्रम्प क्या बोलते हैं उस पर रोज़ रोज़ जवाब देना कोई ज़रूरी है क्या? यही है क्या कि पार्लियामेंट में हम क्यों इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं? आपको जो भी डिटेल चाहिए बंद कमरे में जाके सारा डिटेल ले लीजिए, आपको जो भी सुझाव देना है जो सुझाव दे दीजिए। उसके बदले ऑल पार्टी मीटिंग फिर से बुलाई जाए, प्रधानमंत्री भी उसमें है, जैसा कि विपक्ष की। हाँ, ये सब ये लाइव थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि करते करते आधे घंटे तक दर्शक टिकेंगे नहीं बाद वाले वक्ता के लिए। हम सोचे मैं कह रहा हूँ कि आपका 2 मिनट का एक नियम था, उसको भी छोड़ दिया, बाकी भी छोड़ दिया, फिर सवाल जब अपनी बारी में नहीं मानते, आज नहीं थोड़ा सा लेट अरे हो गया। भाई लेट नहीं, मतलब स्टार्ट करिए। मैं जहां आपने वो कर रहे थे ना, मैं आप जो इनसे आखिरी सवाल पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री भी आएंगे, ये कटाक्ष आपका जो था ना कि प्रधानमंत्री भी, मेरा कहने का मतलब विपक्ष की मांग है, उस पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा उस ऑल व्यक्तिगत क्या पार्टी है? में प्रधानमंत्री को आने की क्या जरूरत है, ये संसद सत्र की क्या जरूरत है? जहाँ से डिबेट शुरू हुई मैं वहीं पे आता हूँ। शादाब जी ने लॉसेस काउंट करी कि संसद का सत्र होगा तो लॉसेस के बारे में बताया जाना चाहिए कि हवाई जहाज़ हमारे कितने गए। ये राहुल गांधी का पहला डिमांड, और ये डिमांड, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे थे कि सोशल मीडिया का उन्होंने CDS जो चौहान साहब ने कहा, उनकी कुछ बात से, चूँकि वो फौजी हैं, उनको शायद जो नैरेटिव का वॉर, आजकल एक्चुअल वॉर के साथ एक नैरेटिव वॉर भी है, मैं उनकी कुछ बात से वाकफियत नहीं रखता। उनको शायद ज़्यादा प्रूडेंट होना चाहिए था। विदेश की धरती पर रॉयटर्स के साथ और ब्लूमबर्ग के साथ, दोनों एजेंसियां, उनका क्या बैकग्राउंड है वो भी हमें नोन है। तीसरी चीज़ जो इन दोनों लोगों ने जो कही, उस बात का मैं संसद सत्र क्यों बुलाया जाना चाहिए, नहीं बुलाया जाना चाहिए, उस पर मैं समर्थन करता हूँ। अभी हम पीस टाइम में अभी भी नहीं हैं। जो ये पॉज हुआ है, वॉर कंटिन्यू कर रहा है और किसी भी समय फिर उसमें प्रोवोकेशन हो सकता है, वो मतलब लाजिमी चीज़ है। आप सुन नहीं रहे किस तरह की बातें बोली जा रही हैं चारों तरफ, सारी पार्टियों को छोड़ करके। जो लोग वहाँ गए हुए हैं उसी पार्टी के लोग अपने ही नुमाइंदे से 1-2 बार पूछ लेते। बच गई कि तीसरी बात ये हुई थी कि हम, मतलब सारा थ्रस्ट ये है हम गेन क्या किए इस पे नहीं, जबकि पाकिस्तान आज कह रहा है कि 20 के बदले 28 ठिकाने हमारे जो भारत सरकार कह रही है उस पे हमला हुआ। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वही जहाज़ कौन से, कितने थे, राफेल गिरा तो राफेल में फिर क्या हुआ, चौकीदार क्या लेकर के आए। तो राहुल गांधी जी का अपना मसला सेट है। बच गया बात कि कोई भी चीज़ होगा किसी से भी, यहीं 2 लोग फैटम फैटी ही कर लेंगे तो थोड़ा चोट, थोड़ा नुकसान तो हो सकता है। ट्रंप साहब की बात,
अब ट्रंप पे तो ये भी मीम है कि अब वो तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में भी मतलब सुलह वो करवाएंगे। वो तो पता नहीं, सब चीज़ में रशिया और यूक्रेन में भी सुलह करवा रहे थे, लगभग करवा ही दिए थे। फिर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हर आदमी बोल चुका ट्रंप पे, हर आदमी। नाम सीधा सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हर आदमी बोल चुका, प्रधानमंत्री बोल चुके। अगर आप प्रधानमंत्री की भाषा को समझ सकते हो, क्योंकि उस स्टेज पे एक देश का प्रधानमंत्री किसी और देश के राष्ट्रपति को कहे कि वो मतलब बेतुकी बात कर रहा है, वो नहीं संभव है। अगर वो ट्रंप ही नहीं है, ट्रंप ही ऐसा बोल सकते हैं, बाकी कोई भी संयमित विदेश मंत्री बोल चुके, ग्रीस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोल चुके, पार्लियामेंट्री कमेटी में बोल चुके, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग में। उसके बाद बाहर आकर के पहला बाइट किसने दिया था? उनका नाम है सलमान खुर्शीद। तो आप तमाम चीज़ों को देख लीजिए, होने को हो सकता है, लेकिन होना ही चाहिए, इस पे मुझे वो है। और एक चीज़ ये सही कह रहे थे 62 के वॉर वाले बारे में बात, अभी लाइव टीवी और सोशल का ज़माना है। जो भी है कंस्ट्रक्शन, और आपने एक और आईटी सेल पे वो कहा था, एक आपने कटाक्ष किया था। हाँ, आईटी सेल नहीं था। किसका आईटी सेल? कौन सा आईटी सेल? किस तरह के आईटी सेल? सभी के पास, सबके पास, सब नहीं, पार्टी ही नहीं, सबके पास आईटी सेल है। एक पार्टी है, सोशल ग्रुप्स के पास भी है, देश में भी है, विदेश में भी है, बहुत सारा है आईटी सेल, चारों तरफ आईटी सेल है। तो दूसरी चीज़ ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन का आप जो परसेप्शन वॉर है या किसी भी नैरेटिव का आप वॉर करते हैं, हमसे तो छीन लिए, आप भी चाहते हैं कि आप नहीं, इसलिए कि तो मेरा भी छीन लीजिए। मेरे से सवाल जवाब पे वो नहीं आ रहे हैं। आप लोग से सबसे सवाल जवाब आप कर करके उसके बाद आए। लीजिए विचित्र जी, अब देखिए, विपक्ष की मांग है कि संसद सत्र बुलाएं। उनका कहना है कि भाई बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिस पर संसद के प्रति आपको जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि संसद देश के प्रति जवाबदेह है। कुछ आपत्तियां उठी हैं कि संसद में बुलाएंगे, पॉलिटिकल स्कोर्स होंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो हमारे सुरक्षा, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको क्या लग रहा है कि संसद सत्र बुलाने का एक और अच्छा तरीका हो सकता है कि पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, पार्टियों को विश्वास में लें, क्योंकि संसद का तो सजीव प्रसारण होगा, वो बातें होंगी, वो पूरी दुनिया देखेगी, तो पार्टियां ज़्यादा जिम्मेदार तरीके से बिहेव करें। आपकी राय क्या है इस पर? हम भी 1962 से ही शुरू करेंगे। ये बात सही है कि 62 में ये बात सही है कि 1962 में टेलीविज़न नहीं था, लेकिन ये भी बात सही है कि उस समय भी जो कुछ बातें कही गई वो आज तक जो संसद में हुई वो अब तक सामने हैं। अगर उस समय कोई नेहरू मंत्रिमंडल का मंत्री ही उठ करके अगर ये कहता है कि हमारे सर पर भी कुछ नहीं है, तो क्या इसको किसी को हम जूता मारने के लिए छोड़ सकते हैं? ये बहस भी संसद में ही हुई थी। तब तो इस देश की गरिमा नहीं गिरी थी, तब तो इस देश में सवाल नहीं उठाता कि बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आज ये सवाल क्यों है? बहस होने में क्या दिक्कत है? संसद इस देश का सबसे बड़ी पंचायत है। संसद के जरिए इस देश की सारी मान्यताएं, सारी मानसिकताएं तय होती हैं। संसद से हमारा विधान तय होता है। अगर संसद में सभी दल के लोग अगर बात करेंगे तो हम ये क्यों मानते हैं कि हमारे सांसद इस लायक नहीं है कि वो उस गरिमा का ख्याल रखेंगे? अगर हम ऐसा मानते हैं तो दो चीज़ें हैं, या तो हम अपने लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, या फिर ये मानते हैं कि हम एक ऐसी अधोगति को प्राप्त कर चुके हैं जिसमें किसी भी तरह से यह देश लोकतांत्रिक नहीं है। ये दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक है। आप इससे पहले भी संसद में बहुत सारी बहस हुई है, इससे पहले भी सरकार पर सवाल उठे हैं, विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन क्या सवाल उठाने भर से आप ये मान लेंगे कि सरकार पर सवाल उठाने भर से ये मान लेंगे कि इससे देश की जो मर्यादा है या देश के मूल्य हैं या सेना के बारे में जो कुछ जानकारियां हैं, गोपनीय जानकारियां हैं, वो सामने आ जाएंगी? हम नकारात्मक चीज़ों के बारे में ही क्यों सोचते हैं? किसी ने भी ये, मैं जहाँ तक समझता हूँ, विपक्ष क्या कहेगा, सत्ता पक्ष क्या कहेगा वो जाने, लेकिन देश को ये जानने का अधिकार ज़रूर है कि जिनको चुन करके 543 लोगों को और 245 लोगों को उसने संसद में भेजा है, करीब 800 लोगों को, वो लोग क्या सोचते हैं। और इसीलिए ये डिबेट होनी चाहिए, ये बहस संसद में इस पर इसलिए भी होनी चाहिए कि इससे पहले कई नाजुक मुद्दों पर बहस हुई है।
1962 में तो चल ही रहा था सेशन, 71 युद्ध के बाद भी हुआ। 1998 में जब टेलीविज़न आ गया था, हम सब ने देखा था परमाणु विस्फोट जब हुआ था 1998 के मई महीने में। उसके तुरंत बाद संभवतः 25-26 मई के करीब पार्लियामेंट में परमाणु विस्फोट पे बाकायदा संसद का सत्र हुआ था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसमें भी सब लोग समर्थन में थे, इक्का दुक्का ही विरोध करने वाले थे, लेकिन विरोध हुआ। तो उससे क्या हुआ? इससे कौन सा देश की बातें, हमारी परमाणु नीति, हमारी परमाणु स्ट्रेटेजी थी, वो दुनिया के सामने प्रकट हो गई। बताना तो सरकार को है, विपक्ष पूछेगा, यही होगा ना, बताना सरकार को है। अब विपक्ष को भी ये पता है कि वो पूछे चाहे कुछ भी करे, सरकार वही बताएगी जो बताना है, और वही उसको बताना भी चाहिए जो बताना है। हर बात नहीं, जो चीज़ें इस देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हों, उनकी गोपनीयता की रक्षा तो होनी ही चाहिए, वो रक्षा सरकार करेगी ही। ये इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब विपक्ष के सवाल पर सवाल कई उठेंगे, विपक्ष उठाएगा, आप उसको उठाने का मौका दीजिए और बहस कीजिए। बहस करेंगे तो हो सकता है कि जिस विपक्ष से उम्मीद, ये आशंका है कि वो कुछ आपत्तिजनक सवाल उठाएंगे, हो सकता है कि वहीं विपक्ष, उसी में कुछ लोग ऐसे हों जो कुछ बहुत तार्किक बात करें, जो बाद में इस देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो या सुरक्षा के लिए लाभदायक हो। किसी को कोई आखिरी बात कहनी है? देखिए, छुपाने या नहीं छुपाने या चर्चा तो इस पे होनी ही है, क्योंकि संसद का मानसून सत्र अगले महीने होगा, वो तो होना ही है। तो इसलिए कोई भाग जाएगा छुपाने नहीं छुपाने जैसा, समय है की बात है। क्या वो जवाब आज चाहिए या वो जवाब के लिए कुछ समय के लिए वेट कर सकते हैं, बस इशू केवल इतना है। एक बात और भी है कि देखिए, इंतज़ार तो कोई नहीं कर रहा है। हर कोई, अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है तो दूसरी तरफ भी राजनीति तो सभी लोग कर रहे हैं, इंतज़ार कोई नहीं कर रहा है। और जो सवाल हम सोचते हैं कि संसद में उठेगा, एयरफोर्स चीफ ने, एयर चीफ मार्शल ने, AP सिंह ने जिस तरह का सवाल उठाया था, वो बहुत, हाँ, जो नहीं खरीद को नहीं, जो मेक इन इंडिया, हाँ HAL, बिल्कुल HAL वाले को लेकर के, तो सवाल तो जिनको उठाना है, अब उनसे बड़ा तो कोई हम नहीं समझते कि उनकी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल होगा। तो ये पीड़ा है उनकी, वो कोई सवाल या शिकायत नहीं है। हमें ये फ़र्क ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे कोई एक आम आदमी ही हो, कि हर पीड़ा को आदमी के या हर बेचैनी को आप सिर्फ एक देश विरोधी सवाल में उसको मत गूंथिए या मत बांधिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था इस पूरी उसमें कि देखिए, जब बात शुरू में शादाब ने की थी ना, संसद में आप झूठ नहीं बोल सकते, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है संसद में गाली गलौज हुई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मर्यादाएं तो तार तार संसद में साल दर साल दिन पर दिन होती जा रही हैं। झूठ सच की बात भी कितनी होती है, ये भी अपने आप में, अगर प्रिविलेज में मामले जाने शुरू हो जाएं प्रिविलेज कमेटी में, तो कितनों के झूठ सच भी पकड़े जाएंगे। तो उस पे तो नहीं है। और जिस तरीके के माहौल में हम लोग आज रह रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में, कहीं कुछ छपता नहीं है। संसद में कोई शब्द बोला गया जो कि बाद में स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया, लेकिन तब तक टीवी पे चल गया, दुनिया को पता लग गया। जब आप एक्सपंज हो भी गया, उसके बाद आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन सोशल मीडिया का आप क्या कर लेंगे जिस पे वो क्लिप बन के चल रही है, और ख़ासकर उन हैंडल्स पे जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई माई बाप नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बात छुपती नहीं है, चर्चा हो ही रही है। विमान गिरे नहीं गिरे, कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, लड़ाई हुई नहीं हुई, हम नहीं चाहते हुए भी बहस दुनिया भर में चल रही है। संसद में बहस कराकर विपक्ष जो जिस तरीके से सरकार को या प्रधानमंत्री को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, अब ये ज़िद लग रही है। शुरुआत में बात बिल्कुल ठीक ही, प्रधानमंत्री ने हमको समय नहीं दिया, वो बिहार चले गए रैली करने के लिए। 24 अप्रैल की बात है मेरे ख्याल से, 22 को पहलगाम हुआ था, तो बात समझ में आती है। लेकिन अब इस बात को लेकर आज जिस तरीके से 200 सांसद मिले, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के कहा कि आप इसको बुलाइए। शरद पवार क्यों नहीं साथ में? शरद पवार विपक्ष के बड़े नेताओं में से एक हैं, भले उनकी पार्टी के 8 सांसद हैं, पर कद्दावर तो है, गठबंधन में तो है, महाराष्ट्र में साथ चले। शरद पवार ने पहले दिन ही कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, सामरिक मामलों पे चर्चा करने की क्या ज़रूरत है पब्लिक मंच पे, क्यों हम अपने देश की बातों को दुनिया को बताएं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। एक ये सोच भी है।
हम मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले अपने अंदर तो लामबंदी लाइए। आज भी आम आदमी पार्टी के बारे में डेरेक ओब्रायन ने कहा कि वो कल तक चिट्ठी लिख के दे देंगे। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट क्यों नहीं आया कि मैं नहीं आ पाया हूँ, मैं कल चिट्ठी लिख के दूंगा। हर चीज़ में ट्वीट करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। सौरभ भारद्वाज दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा विपक्षी एकता में भी तो है, उस पर कौन ध्यान देगा? देखिए एक चीज़, अच्छा हाँ बोलिए। सॉरी नहीं, इसमें एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि शरद पवार के जैसे अपने ओपिनियन है, वैसे ही 16 दूसरी पार्टियों के भी अपने ओपिनियन है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जब सारे विपक्ष इकट्ठा हो जाएंगे तभी वो अपनी बात रखें, ऐसे तब तो कोई इकट्ठा होगा ही नहीं। मैंने परमाणु विस्फोट की बात की। हम लोगों ने उस समय, हम नया अभी जर्नलिज्म में आए ही थे, 98 की बात है। उसमें पार्लियामेंट में जब डिबेट हुई थी, टीवी पे उसमें डिबेट सुनना अच्छा लगता था। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी पर ये बता रहे थे कि हम तो एटम बम फोड़ने ही वाले थे, परमाणु बम विस्फोट हम ही करने वाले थे, ये बता रहे थे कांग्रेस वाले भी। और इन्होंने कर दिया, अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। सभी ये मानते थे कि एटम बम का होना चाहिए। उस पूरे हाउस में चंद्रशेखर जी अकेले थे जिन्होंने कि विरोध किया था कि परमाणु बम की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सहमत नहीं हो सकते हैं या हो सकते हैं, ये आपका मतलब है, लेकिन एक इकलौता सांसद भी अगर 543 में अपना विरोध कर रहा हो तो उसके विरोध का भी सम्मान होना चाहिए। मेरे कहने का है उसी तरह से यदि 16 दल ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तो बहस होने में कोई बुराई नहीं है। और हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे सांसद ठीक है फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, पहले भी हुआ है, अभी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ फाउल लैंग्वेज ही क्यों देखते हैं? अच्छी लैंग्वेज भी तो इस्तेमाल होती है। देखिए हम बहुत संक्षेप में इसको कहना चाहेंगे। देखिए ये क्या है कि जैसे ये पाकिस्तान के खिलाफ वॉर हुआ, आप इसको वॉर कहेंगे, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक तक नहीं था ये, लेकिन देखिए इस पे पहले भी पॉलिटिक्स हुई और सभी दलों ने पॉलिटिक्स किया। आज जो लोग सत्ता में है, क्या उन्होंने राजनीति नहीं की है इस पे? या जो आज जो अपोजिशन है उन्होंने भी की। आपको याद होगा कि जब एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पिछली बार, तो उसके नाम पे वोट भी मांगा गया था इसी देश में। वोट मांगा गया था कि भाई क्या आप, नौजवानों से अपील हुई थी कि क्या आप एक वोट सेना के नाम पर समर्पित कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने वोट मांगा था। अपोजिशन भी, देखिए आज जो सवाल अपोजिशन उठा रहा है, तो अपोजिशन भी पॉलिटिक्स कर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि देखिए जो बड़ा राष्ट्रीय हित का जो मुद्दा है, जैसे पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर सरकार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती है, सर्वदलीय बैठक में वो कह रही है, सरकार नहीं बुलाना चाहती है, तो अपोजिशन नहीं मानने को तैयार है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सभी राजनीतिक दल इस पर रोटी सेक रहे हैं। इसको आप बाइफर्केट नहीं कर सकते कि इसमें सत्ता पक्ष नहीं सेक रहा है या अपोजिशन नहीं सेक रहा है। स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है तो बीजेपी भी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। आप पास के इंसिडेंट में जाइए ना, आप पहले की भी जो वॉर हुई, चाहे चाइना से वॉर हुई या पाकिस्तान, क्या इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो क्या उनको उन्होंने भी राजनीतिक मुद्दा बनाया था? उस समय भी कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा बनाया था और उसको झोली भर के वोट मिले थे और कांग्रेस सत्ता में आई थी। वैसे ही जो सत्तारूढ़ दल है इसने भी मुद्दा बनाया जब पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे थे, हालांकि बाद में वो पोस्टर्स हटाए गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हमाम है, इसमें सब नंगे हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। नहीं, एक चीज़ करेक्शन खाली बस, कि युद्ध के बाद जब भी हुआ है उससे कोई बहुत, एक नेहरू को ही फायदा हुआ, हारा हुआ युद्ध था, क्योंकि 65 के युद्ध के बाद 67 में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ था उस तरह से जितना पहले हुआ था। 71 में युद्ध हुआ था, 71 के युद्ध के बाद 71 में युद्ध चुनाव जनवरी फरवरी में हुआ था, युद्ध दिसंबर में हुआ था। और 77 में जब उसके बाद अगला चुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी हार गई थी। 1999 में भी जो करगिल युद्ध हुआ था तो उसमें बीजेपी की सीटें बढ़ी नहीं थीं, जो 1998 में 182 सीटें थी। 71 के युद्ध के बाद जो विधानसभा स्तर के चुनाव हुए उनके आंकड़े देखने पड़ेंगे। उसके बाद भी जो चुनाव हुए थे 71 जनवरी फरवरी में ही। नहीं, कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी के पोस्टर, आप सुनिए, नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कोई खंडन मंडन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट खाली कर रख रहा हूँ कि 99 में भी जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को, बीजेपी को 98 में 182 मिली थी और 99 में 183 मिली थी। मेरा बस ये कहना है कि इस देश के लोग कोई युद्ध पर ये सोचे कि युद्ध में वोट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम दूसरे मुद्दे भी रहते होंगे यहाँ। बालाकोट
मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ। बालाकोट को अब तक युद्ध तो घोषित नहीं किया गया है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन जवाब नहीं, दिया उसके लिए मोदी जैसा कैंपेनर होना चाहिए कि हाँ, जो उसका उस चीज लेकिन को आज भी देखिए नहीं, कांग्रेस जो नहीं, है इंदिरा गांधी को आज अभी भी आलोचना करने के लिए तो इंदिरा गांधी का ही सहारा ले रही है ना। तो मेरा इशारा यही था कि राजनीतिक लाभ सभी राजनीतिक दल ले रहे देखिए हैं। मुद्दा बनाने वाला नेता भी होना चाहिए और ये बात सही है। प्रधानमंत्री मोदी का ये है, लगातार 3 चुनाव ऐसे नहीं जीते। उनका ये गुण है कि वो मुद्दों को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत रखते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए कि जो विपक्ष की मांग है इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी क्या राय है वो हमें लिखकर बताइए। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।